रखमा भाई तिजारत से वाबस्ता एक मतवसत घराने में जनार्दन बहादुर राजन और जयंती बाई के यहाँ पैदा हुई। उनकी 2 साल उम्र हुई तो उनके वालिद जनार्दन की मौत हो गई। वालदा जयंती बाई ने सारी जायदाद रखमा बाई के नाम कर दी और बेंती बाई ने एक डॉक्टर सखाराम अर्जुन से शादी कर ली। मराठी खानदान की रखमा बाई की उम्र 11 साल थी जब सन 1975 में इनकी शादी 19 साल दादाजी भेकाजी से कर दी गई। भेकाजी रखमा बाई के सौतेले वालिद डॉक्टर सखाराम अर्जुन के एक गरीब रिश्तेदार थे। सुधीर चंद अपनी किताब में लिखते हैं कि रखमा बाई की शादी में यह शर्त रखी गई कि भेकाजी घर दामाद होंगे और वो मुसलसल ही ससुराल के खर्च पर तालीम हासिल करके एक अच्छा इंसान बनेंगे। अगरचे शादी तो हो गई मगर रुखसती नहीं की गई और 6 माह बाद जब रखमा बाई की बलोगत का आगाज हुआ तो इस्लाही रुझानात रखने वाले इनके वालिद डॉक्टर अर्जुन ने इतनी कम उम्र में रुखसती को इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह जानकर इसकी इजाजत नहीं दी। भेकाजी जो अब 20 साल के थे अपने ससुर के इस फैसले पर शदीद खफा हो गए क्योंकि वो पहले ही इस शादी के बदले तालीम दिए जाने और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिशों पर नाराज थे। इसी दौरान भेकाजी की वालदा की वफात हो गई और वो डॉक्टर अर्जुन के मशवरे के खिलाफ अपने मामू नारायण धर्मा जी के यहाँ रहने लगे। मामू धर्मा जी के घर के माहौल ने भेकाजी को मजीद सुस्ती और बेराह रवी की तरफ धकेल दिया और उन्होंने इस उम्मीद में खुद पर कर्जा चढ़ा लिया कि रखमा बाई को जहेज में मिलने वाली जायदाद को बेचकर वो इस कर्ज को चुका देंगे। मगर दूसरी तरफ रखमा बाई ने धर्मा जी के हाथ ठहरे भेकाजी के पास जाने से इनकार कर दिया। इस फैसले की ताहीद इसके सौतेले वालिद ने भी की। मार्च 1984 में भेकाजी ने डॉक्टर अर्जुन को एक कानूनी नोटिस भेजा कि वो रखमा भाई को इसके यहाँ बसने से न रोकें। सन 1985 में भेकाजी का मुकदमा सुनते हुए जस्टिस रॉबर्ट बिल ने करार दिया कि रखमा बाई की शादी इनके बेबस बचपन में हुई थी और वो किसी नौजवान औरत को मजबूर नहीं कर सकते। सन 1986 में इसी मुकदमे की दोबारा समाअत हुई। मोरख शोम्बा लांपरी के मुताबिक कुछ लोगों ने यह दावा किया कि यह कानून हिंदू रस्म और रवाज के तकद्दुस का एहतराम नहीं करता। मार्च 1987 को जस्टिस फुरन ने हिंदू कवानीन की तशरीहात का इस्तेमाल करते हुए रखमा बाई को हुक्म दिया कि वो अपने शोहर के साथ रहे या 6 माह कैद का सामना करे। सुधीर चंद के मुताबिक रखमा बाई ने जवाब दिया कि वो फैसले को मानने के बजाय कैद का सामना करेंगी। इन तमाम वर्षों में रखमा बाई लाइब्रेरी से किताबें लेकर घर में ही पढ़ती रहीं। रखमा बाई पर अपनी किताब में मुसन्निफा कविता राव ने इनके इन अल्फाज का हवाला दिया है। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था जबकि शादीशुदा जिंदगी से बेजारी थी और अगरचे 11 साल की उम्र के बाद स्कूल में नहीं जा सकी लेकिन मैंने स्कूल छोड़ने के बाद घर पर अंग्रेजी सीखना शुरू की। मैंने खवातीन की हालत पर संजीदगी से गौर करना शुरू किया और सोचा कि हमें अपने दुखों को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। अदालती मुकदमात के एक सिलसिले के नतीजे में इस शादी की तस्दीक हुई मगर रखमा बाई ने मलका विक्टोरिया से इसके खिलाफ अपील कर दी। ये इसकी तालीम ही थी जिसने इन्हें अपनी राह खुद चुनने का इख्तियार दिया था। 15 जुलाई 1887 की अशात के मुताबिक रखमा बाई ने लिखा कि मलका विक्टोरिया की हुकूमत अगर हिंदू औरतों को गुलामी से छुटकारा नहीं दिला सकती तो रोहे जमीन पर कौन सी हुकूमत है जो हिंद की बेटियों को इनके मसाहिब से निजात दिलाए। मलका विक्टोरिया ने अदालत के फैसले को मुस्तरद कर दिया और इस शादी को खत्म कर दिया। ताहम इस केस में मलका विक्टोरिया की बराह रास्त मुदाखलत का कोई दस्तावेजाती सबूत फराहम नहीं किया गया। रखमा बाई की तालीम के लिए फंड इकट्ठे किए गए। सन 1979 में वो बरतानिया में तिब की तालीम हासिल करने के लिए रवाना हो गई और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की। डॉक्टर कदम्बिनी गंगोली और आनंदी गोपाल जोशी वो पहली हिंदुस्तानी खवातीन थी जिन्होंने 1886 में मेडिकल की डिग्री हासिल की। लेकिन जोविता आराधना कहती है कि सिर्फ डॉक्टर गंगोली ही ने मेडिकल की प्रैक्टिस की। यूं रखमा बाई दूसरी खातून बन गई जिन्होंने मेडिकल डिग्री हासिल की और 3 दहाइयों तक प्रैक्टिस भी की। सन 1995 में वो हिंदुस्तान वापस आई और सूरत में खवातीन के अस्पताल में काम किया। सन 1918 में उन्होंने वुमेन्स मेडिकल सर्विस में तैनाती की पेशकश को ठुकरा दिया और इसके बजाय सन 1929 में अपने रिटायरमेंट तक राजकोट के सरकारी जनाना अस्पताल में काम करने का इंतखाब किया। उन्होंने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी भी कायम की। अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक पंफलेट शाया किया जिसमें दलील दी गई
کہ نوجوان بیواؤں کو ہندوستانی معاشرے میں فعال طور پر حصہ ڈالنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ رکھما بائی کا انتقال 90 سال کی عمر میں 25 دسمبر 1955 کو پھیپھڑوں کے کینسر سے ہوا۔ سورت کے ایک ہسپتال کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے والد، سوتیلے باپ کا یا بیکھا جی کا نام اپنے نام سے جوڑا ہو۔ وی ایچ بینٹ نے ان پر لکھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ دستخط میں وہ رکھما بائی ہی لکھتی اور طبی ماہر کے طور پر ان کی رجسٹریشن بھی صرف رکھما بائی ہی کے نام سے ہوئی تھی۔ وہ بھارت کی پہلی خاتون طبیب مقرر ہوئی۔ حقوق نسواں اور نابالغوں کی شادی جیسی سماجی اصلاحات پر آواز اٹھانے کی وجہ سے ملک اور بیرون شہر میں مقبولیت حاصل ہوئی انہیں۔ رکھما بائی کی کہانی کو ناولوں اور فلموں میں شامل کیا گیا۔ نومبر 2017 کو گوگل نے رکھما بائی کو ان کے 153ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے بھارتی فرنٹ پیج پر گوگل ڈوڈل بنا کر ان کو اعزاز دیا۔ یہ تھی ایک بھارت کی عظیم عورت کی زندگی کی داستان۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ مزید اس چینل پر بایوگرافی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی جو آپ چاہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔